बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 है हमारा नेक्स्ट में। तो आपके ये आखिरी चैप्टर ही हमारा बनेगा उसके हिसाब से ना, जो हमारा ऑनलाइन पे बाकी भी हमारे हो गए थे और ये आखिरी है। उसके बाद फिर आप जो कहेंगे वही चैप्टर हम उसी हिसाब से रिवाइज कर लेंगे या पढ़ लेंगे दोबारा जब तक क्लासें चल रही हैं इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 13 हमारा है जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से। इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इसकी रिएक्शन, इसकी प्रेपरेशन जो है, और इसमें भी यार भाई ये तो एक क्लास है ना पूरी जर्नल, तो हमने सिर्फ इसमें लेना है एस्टिक एसिड जो है ना, यानी एलिफेटिक एसिड है। एरोमेटिक एसिड होता है जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए, तो ये एलिफेटिक एसिड जो एस्टिक एसिड जैसे है, तो वो हमारा मेन फोकस वही होंगे एस्टिक एसिड, और उसका हमने जो है ना वो प्रेपरेशन है, उसके रिएक्शंस हैं, और कुछ उनके आगे कंपाउंड जो है ना वो आ जाएंगे उसमें, उसको डिस्कस हम करते हैं। जैसे इसी चैप्टर में हमारे पास जो है ना एसिड से मिलके बनते हैं अमाइड्स, प्रोटीन्स वगैरह के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड वगैरह, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो वो देख लेंगे सिलेबस में, अगर हुआ तो ठीक है। लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे कि एक टॉपिक उसमें नहीं है, तो चेक कर लेंगे, अगर वो वाला ना हुआ तो स्किप कर देंगे। स्टार्ट से तो है जी ना सारा इसमें शामिल। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपके पास ना एक क्वेश्चन एमसीक्यू तो यहाँ पे बन जाता है ये वाला, कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये मैं पूरा जुमला पढ़ देता हूँ, अंडरलाइन भी आप कर लेना, कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है विच इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ ए कार्बोनाइल एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इस पे ना एमसीक्यू भी है शायद आपकी ना एक्सरसाइज में है, कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कम्बिनेशन है ना, ये कार्बोनाइल है साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के कम्बिनेशन से ये कार्बोक्सिल बना हुआ। और आगे उसने एब्रीविएशन भी लिख दिया कि कार्ब जो है वो कार्बोनाइल से लिया गया और ऑक्साइल जो है वो हाइड्रोक्सिल से लिया गया, तो मिला के कार्बोक्साइल इसको नाम दिया गया। इसमें एलिफेटिक भी हो सकते हैं, इसमें एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो फिर, या हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो उसको एलिफेटिक कहते हैं, और अगर आर ग्रुप आप ये कार्बोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हो तो फिर हम इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, ये सिर्फ जिन कंपाउंड में एक ही कार्बोक्सिल है उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी तरह डाई, ट्राई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चैप्टर में हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन और उसके ऊपर रिएक्शंस के ऊपर है। अच्छा, इसके बाद इसका आता है जी जर्नल, ये उसने एग्जांपल भी दी है एलिफेटिक की, और एरो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है ये मेथानोइक एसिड। एक कार्बन है ना मीथेन, तो मीथेन के एंड से ई को हटा के OIC एसिड लगा दिया तो मेथानोइक एसिड बन गया। या इसका जनरल नाम फार्मिक एसिड है, जिस तरह एक कार्बन वाली एल्डिहाइड का नाम फार्मल्डिहाइड था, तो एक कार्बन वाले एसिड का नाम फार्मिक एसिड है। इसी तरह दो कार्बन जो है उससे इथेन से एथानोइक एसिड, या इसको आप जनरल एस्टिक एसिड भी कहते हैं। और इसी तरह दो कार्बन वाली एल्डिहाइड का नाम एसिटल्डिहाइड होता है। फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, जैसे ऑक्सालिक एसिड आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, इथाइन की रिएक्शंस के अंदर हमने ये प्रिपेयर भी किया था। इसको इथेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं और ऑक्सालिक एसिड भी कहते हैं। इस तरह ये जो प्रोपेन डाइओइक एसिड है, ये 1, 2 और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और डाइओइक एसिड नाम देने के दो इसमें एसिड ग्रुप मौजूद है, और इसको मेलोनिक एसिड जनरल नाम देते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये पॉइंट आप इसमें ना मिस्टेक, यहाँ पे इसे नंबरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आपका नहीं, इस पोजीशन पे तो हो ही नहीं सकता, अगर हो जाए तो फिर तो उसके साथ और अटैचमेंट ही नहीं ठीक हो गए। प्रोपेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो गया, इस साथ 1 और 3 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और इसमें पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल जैसे बेंजिक एसिड है, और डाई में जैसे फिथैलिक एसिड इसका जनरल नाम है, या 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसको नाम देते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डी ये सवाल ना, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फिथैलिक एसिड, ये आया हुआ है आपके इस चैप्टर के अंदर से।
तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये आपने जरूर करना है। इसका ये फिथालिक एसिड का हो गया, मेलोनिक एसिड का हो गया, अफजालिक एसिड का हो गया, तो ये जनरल नाम वाले इनके स्ट्रक्चर। उसके बाद है जी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स। कि जो एलिफेटिक हैं, मतलब एरोमेटिक नहीं होते, सिंपल चेन वाले, जैसे ये एलिफेटिक एग्जांपल है। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, इनको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया, पास पेपर में आया, शायद एक्सरसाइज में भी है कि फैटी एसिड क्या होता है, एग्जांपल दे दें। तो हम कहते हैं कि एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड्स कहते हैं। और इनकी जो इसकी वजह क्या है कि हायर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज, ये हायर मेंबर में तो काफ़ी सारे बड़े कार्बन एटम की जो चेन वाले, जैसे पाल्मिटिक एसिड का ये फार्मूला है, स्टीरिक एसिड का ये फार्मूला है, ये बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी फैट और ऑयल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से फिर ये अलग होके हमें मिल जाते हैं। तो इस वजह से चूंकि एलिफैटिक एसिड आपके ये जो हैं ये फैट्स और ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से हम इनको फैटी एसिड का नाम भी देते हैं। ये फार्मूला इनका एमसीक्यू के तौर पे आपने ज़रूर याद रखना है। ऐसे याद रखना कि पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है और इसमें 18 कार्बन है। 15 इधर शुरू में आ गई ना, और एक ये कार्बोक्सिल की मिला के 16 होगी, इसमें 17 और एक ये मिला के 18 होगी टोटल। कॉमन नेम इसका जो देते हैं वो, जैसे ये भी एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है दूसरी लाइन में, कि इरिटेशन काज बाय एन आंट बाइट, चींटी जो काटती है तो उसके डंग में, उसके काटने में फार्मिक एसिड होता है, वो फार्मिका से निकला है जिसका मतलब आंट है। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है। इसकी निकला किससे है और उसकी ये जो लैटिन वर्ड है उसको भी याद रखना है, उसका मतलब क्या है। इसी तरह जो रेड आंट, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द रेड आंट जो होती हैं उनकी डिस्टिलेशन करके उनमें से फार्मिक एसिड हासिल किया गया था। इसी तरह एस्टिक एसिड जो है वो विनीगर जो है उससे हासिल किया गया था, इस वजह से उसको इसका नाम एस्टिक एसिड पड़ गया। इसी तरह ब्यूटारिक एसिड जो है वो ब्यूटारम से अखज़ किया गया, क्योंकि वो बटर को ब्यूटारम कहते हैं और बटर में ये पाया जाता है, इस वजह से उसको ब्यूटारिक एसिड का नाम दे दिया गया। तो ये जर्नल नाम एमसीक्यू के तौर पे अंडरलाइन कर लें इसको, इनमें से पास पेपर में एक आधी एमसीक्यू आया भी हुआ। उसके बाद है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं। जैसे आपको याद होगा अल्डीहाइड्स में किया तकरीबन वही प्रोसेस, क्योंकि अल्डीहाइड भी कॉर्नर पे होता है ना, कार्बोनाइल के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आ जाती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कोने के ऊपर मौजूद है, कार्बोनाइल के साथ OH ग्रुप मौजूद है। और चूंकि ये कॉर्नर पे होता है तो लॉन्गेस्ट चेन यहीं से दूसरी तरफ आप सिलेक्ट करेंगे और इसकी कार्बन को आप नंबर 1 देंगे और 2 3 4 आगे इसी तरह चलता जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जो पोजीशन कोई ग्रुप लगा हो तो उस ग्रुप का नाम लेके और चेन का नाम बता देते हैं। जैसे ये एक कार्बन को हम मेथानोइक एसिड कहते हैं, 2 को एस्टिक एसिड हो गया, ये 3 प्रोपानोइक एसिड हो गया, 4 ब्यूटानोइक एसिड हो गया। ये इनके जनरल नाम भी दिए हुए, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें एमसीक्यू के हवाले से। और पांचवा, जैसे ये जनरल नाम तो इसका आइसोब्यूटारिक है, और आईयूपीएसी दे तो नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3, और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये इसका हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। उसके बाद है जी जनरल प्रेपरेशन और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल इसने वैसे दिए ने दी तो एस्टिक एसिड की हैं, लेकिन इसने डबलिंग की हुई है आपकी बुक पे ना। डबलिंग इस तरह है कि अब देखो ना, अगर बुक के ऊपर पेज नंबर 251 ये जो खोला हुआ आपने, इसके ऊपर तो है ना जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन दिया हुआ है, और इसमें जो एग्जांपल दिए वो एस्टिक एसिड की दी हुई है। फिर आगे जाके ना आगे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन भी एस्टिक एसिड के हिसाब से दिए हुए हैं। फिर पेज नंबर 257 पे जाके फिर एस्टिक एसिड की एग्जांपल दी और फिर उसकी प्रेपरेशन वाली बात की हुई, और उसके रिएक्शंस उसने नहीं लिखे, रिएक्शन उसने सिर्फ यही बता दे जो पीछे हमने डिस्कस किए वही वाले इसकी रिएक्शन है। तो ओपिनियन ही अब यहाँ भी मैं है जो एग्जांपल आपको दे दूंगा, ये डिस्कशन हमारी होगी वो एस्टिक एसिड के हवाले से ही हो जाएगी, तो अगली हेडिंग्स भी हमारी इसी में कवर हो जाती काफ़ी हद तक। पहला है जी फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड्स। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह हेडिंग के साथ है कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एस्टिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड फ्रॉम अल्डिहाइड। ठीक हो गया, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया।
दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो बनता है कन्वर्जन का ना, वो ये कि एथानॉल से एसिटिक एसिड बना दे। ये पीछे चैप्टर नंबर 12 में भी शायद हमने किया था एथानॉल से, अब वो एथानॉल से अल्डिहाइड किया था, और एसिड का सवाल आए तो फिर वो यहाँ तक हम ले आएंगे। और इसी तरह एथानॉल से एथानोइक एसिड, ये वाली कन्वर्जन हो सकती है। दो कन्वर्जन के शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तीसरा ये जर्नल फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड से कैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसमें याद आपने ये पहले भी रखा हुआ है कि जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्डिहाइड में बदल जाता है, और जब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में तो ये अल्डिहाइड में बदल गया, और अल्डिहाइड की जब मजीद ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऊपर जर्नल है आर के साथ ना, और नीचे अब उसने स्पेसिफिक एथेनॉल की एग्जांपल, जितनी कार्बन अल्कोहल में उतनी ही एल्डिहाइड में उतनी ही एसिड में, नंबर ऑफ कार्बन में चेंज नहीं आती। ये भी एमसीक्यू के तौर पे नोट कर लें। अच्छा, दूसरा पॉइंट अल्डिहाइड्स में आपने ये पीछे चैप्टर नंबर 12 में भी बात की थी कि अल्डिहाइड जो होते हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाती है। जैसे वो टॉलरेंस रीजेंट था, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट जिसे हम होता है जो, या बेंडिक सोल्यूशन था, या फेलिंग सोल्यूशन था, वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, जो आसानी से अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बाकी कीटोन की वो नहीं कर सकते। दूसरा जी फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल का मतलब ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप है, जिसको सियानो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, या साइनाइड आयन भी, इसे साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो सियानो ग्रुप जब जिन कंपाउंड्स में मौजूद हो उनको हम नाइट्राइल्स का नाम देते हैं। और इनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये वाला रिएक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह आपने अभी चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ा था, वो जब हमने लैक्टिक एसिड बनाया था एथेनॉल से। मैं अगर उसका आपको एक नज़र दिखा दूं तो ये हमारे पास एथेनॉल था, एसिटल्डिहाइड था, उसको एसिड से रिएक्शन करवाया तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बना था। और उसकी हमने जब हाइड्रोलिसिस की एसिड और पानी की मौजूदगी में, तो वो जो CN ग्रुप था वो एसिड में बदल गया, और नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया में बदलती है, जो एसिड से मिलकर साल्ट बना देती है। तो ये एसिड बन गया जिसको हमने यहाँ लैक्टिक एसिड का नाम दिया होता है। और यहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया था, ये पास पेपर में आया भी हुआ। तो वही वाला रिएक्शन यहाँ पे अब दोबारा के सियानो ग्रुप की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट जो याद रखने वाला वो ये है कि जो जितनी आपकी कार्बन है ना उसके अंदर अल्केन नाइट्राइल के अंदर, ठीक है, एसिड के अंदर भी उतनी ही कार्बन रहती है, ठीक है ना। आर और सी था ना, तो सी एसिड में बदल गया, तो आर और सी से, जैसे ये नीचे मिथाइल साइनाइड की एग्जांपल है, तो इसमें अब देखें ना, अच्छा इसको मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं, CN ग्रुप को इकट्ठा बोलो, इसको इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। जब आप नाइट्राइल बोलते हैं ना तो फिर हम नाइट्रोजन को ही लेते हैं, ये वाली नाइट्रोजन नाइट्राइल होगी। और ये जो कार्बन इसको पिछली के साथ मिला के अल्केन आपने बनानी है, मतलब ये जैसे इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, ठीक हो गया। तो इथेन नाइट्राइल जो है उसको जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो कार्बन है इसमें, तो दो कार्बन वाला एसिड आपको मिल जाता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने अमोनिया बनानी है ना, तो HCl से मिलके उसने अमोनियम क्लोराइड का साल्ट बना देना। इसी को इसी शॉर्ट क्वेश्चन को कन्वर्जन की शक्ल दें तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे इथाइल क्लोराइड हो या मिथाइल क्लोराइड, एक कार्बन हो, मिथाइल क्लोराइड हो, तो क्या मिथाइल क्लोराइड से एसिटिक एसिड बना दे। अब आपके पास एक कार्बन है और एसिड में कितनी है, दो कार्बन है, तो एक कार्बन में एक कार्बन उसमें और बढ़ानी है, तो उसके लिए आप ये वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो मेरे पास है उसको एक्वस KCN से रिएक्शन करवा दें, तो हमारे पास अल्काइल साइनाइड बन जाता है और KX बन जाता है। ये वैसे इसने अल्कोहल लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करें तब भी वो सब्स्टिट्यूशन ही शो करता है, और एक्वस के कराएं तो तब भी सब्स्टिट्यूशन ही शो। पीछे हम याद होगा अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में पढ़ा था कि एक्वस KCN ले लें तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो कि X की जगह CN ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ उसने अल्कोहल भी लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक ले लें तो भी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, पर ये कंफर्म कर लेंगे, लेकिन आपकी बुक पे चूंकि लिखा हुआ है तो फिर आप इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन आप बहरहाल मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अल्कोहल की बजाय ना या एक्वस लिखें, अल्कोहल की बजाय एक्वस लिख लें।
कि एक्वस KCN जो है उसको पानी की मौजूदगी में KCN से रिएक्शन कराएं तो अल्काइल साइनाइड बन गया, और KX अल्काइल साइनाइड जो है वो फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इसमें कन्वर्जन का एक तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये जर्नल हो गया। दूसरा कन्वर्जन के हिसाब से हो गया, आपको रेक्टेंट बता दे और क्या प्रोडक्ट में जाना है, जैसे ये इथेन नाइट्राइल क्या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करें तो ये रिएक्शन हम कर लेते हैं, या अल्काइल हैलाइड से शुरू करवाए और एसिड आपसे क्या बना दें, तो पहले अल्काइल हैलाइड से हम ये अल्काइल साइनाइड बना लेंगे और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना लेंगे। तीसरा फ्रॉम गिग्ना रीजन, ये रिएक्शन भी आपने 10वें चैप्टर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज के अंदर, कि गिग्ना रीजन को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। उसका मैकेनिज्म आपके पास यही था कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन है गिग्ना रीजन के अंदर वो इस कार्बन से अटैच होती है, ये डबल बॉन्ड सिंगल होकर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, वो माइनस मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ जाता है, मैग्नीशियम प्लस के साथ उसके साथ अटैच है। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पानी में से H+ आके ऑक्सीजन से जुड़ के OH बना देते हैं, और जो पानी के OH होते हैं वो मैग्नीशियम से जुड़ के ये वाला कंपाउंड बना देते हैं, तो ये हमारे पास उसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है एसिटिक एसिड। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करें तो चैप्टर नंबर 11 में ना अल्कोहल वाले चैप्टर में हमें एक रिएक्शन पढ़ा था कि अल्कोहल्स को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर बनता है प्लस वाटर बनता है H2SO4 की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है, तो यानी उस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से एस्टर बना था, और जब एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में चले जाएंगे जिससे वो बना हुआ था। अब जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, पहले जर्नल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का आपको पता पानी जो है ना उसके साथ रिएक्शन है जिसमें पानी H+ आयन और OH- आयन के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके पास ये उसका बना तो एसिड ही था लेकिन बेस की वजह से वो साल्ट बन गया और साथ अल्कोहल बन गई, अल्कोहल और एसिड के मिलने से वो बना था और वापस उसी में चला जाता है एसिड में और अल्कोहल में, लेकिन एसिड जो है वो बेस से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, तो ये हमें इस शक्ल में मिलता है। फिर हमने अगर उससे एसिड लेना हो तो उसी में फिर हम HCl डाल देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं, तो एसिड क्या करता है वहां पे जाके सोडियम को रिप्लेस कर देता है, NaCl बन जाता है और H वहां जुड़ के हमें ये एसिटिक एसिड इस तरह बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये उसने एग्जांपल दी है इथाइल एसीटेट से। अब शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये हो सकता है डिस्कस द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ज्यादातर वैसे सवाल ऐसे ही आया डिस्कस द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का सवाल आया, लेकिन अगर ये कन्वर्जन के हिसाब से पूछे तो फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इथाइल एसीटेट है उससे एसिटिक एसिड बना दे, ठीक हो गया। तो आप ये दोनों रिएक्शन दो स्टेप्स लिखेंगे, पहले स्टेप में हम बेस रिएक्शन करवा के उसका साल्ट बना देते हैं सोडियम एसीटेट और एथेनॉल, और दूसरे स्टेप में HCl से रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड और NaCl बन जाता है। पांचवें बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो है वो, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, और ऑक्सीडेटिव का मतलब थ्रू ऑक्सीजन, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करके हम तो रिएक्शन उसका हम किससे करवा रहे हैं जी, अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 आपको याद होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके साथ इसका जो है ना वो रिएक्शन करवाते हैं तो ये अल्कीन जो है वो टूट जाती है और उसकी ऑक्सीडेशन होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास ये अल्कीन है जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन की KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 ना, ये हाइड्रोक्साइड भी साथ अल्कलाइन KMnO4, इस रीजन को आपने नाम दिया था बेयर्स रीजन, आपको याद होगा 8वें चैप्टर में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, और वहाँ पे हमने अल्कीन के बल्कि यहाँ से मैं नोट्स में आपको दिखाता हूँ उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बना होगा। ये बना कि अल्कीन का ना एक वहां पे आपने रिएक्शन कराया था कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 से, और यहाँ आप रिएक्शन करवा रहे हैं हार्ड कंसंट्रेटेड अल्कलाइन KMnO4 से, वहां पे कोल्ड था यहाँ पे हार्ट है, और जब आप कोल्ड से रिएक्शन करवाते हैं तो आपको याद होगा डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता था
और OH ग्रुप एक इधर और एक इधर, जिसको आपने वहां नाम दिया हुआ था हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन, 8वें चैप्टर में ना, हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन का नाम दिया था कि वो OH ग्रुप आके जुड़ जाते थे। लेकिन जब हार्ट होता है तो फिर होता है कि पहला स्टेप यही है, OH ग्रुप ही जुड़ते हैं उसके ऊपर। ये वाला भी, ये हार्ट कंडीशन में भी पहले यही बनता है, लेकिन हार्ट होने की वजह से और कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये वाला यहाँ से बांड टूट जाता है, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये देखना, 2 कार्बन थे ना यहाँ पे, CH3 CH और OH, तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो 2 कार्बन वाला एसिड मिल गया, और जो 1 कार्बन वाली अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। 1 कार्बन वाला एसिड हमें इस रिएक्शन से कभी भी नहीं मिलता, वो मतलब मजीद ऑक्सीडेशन उसकी हो जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के ही छोड़ता है। तो 1 कार्बन वाली OH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चली जाती है, और 2 कार्बन वाली जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये ओवरऑल उसका यानी रिएक्शन हो जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे यहाँ हम नोट्स में भी आपके बनाया हुआ है कि डाइल्यूट में और हार्ड में क्या फर्क है प्रोडक्ट के अंदर आता है। याद रखने वाली बात यहाँ पे आपने सिर्फ ये रखनी कि जो डबल बॉन्ड है, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हो गए ना इसकी हेडिंग के हिसाब से कि डिस्कस द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कन्वर्जन, जैसे 2 ब्यूटीन से एथेनोइक एसिड बना है, तो याद ये रखना है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उसको आपने तोड़ देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, और उसकी दोनों तरफ जितनी जितनी कार्बन है उतनी उतनी कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देने। जैसे इस केस में यहाँ से आपने तोड़ा तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक हो गया। और ये जो अगर आपके पास एक कार्बन हो, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल इसीलिए रखी थी कि अगर एक तरफ डबल बॉन्ड के एक कार्बन हो तो उसका एसिड नहीं, उसका आपने CO2 बना देना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसी में आती हैं, वो भी डिस्कस करके फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में पहला स्मेल है। इसमें आपका ये MCQ ही बनता है कि फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड हैं, लेकिन इनकी स्मेल पंजेंट होती है, चुभने वाली स्मेल होती है। और इससे अगले जो 3 मेंबर हैं, 4 कार्बन से लेके 6 कार्बन वाला एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड है, लेकिन उनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, उनकी चुभने वाली है, और इसकी बड़ी अजीब सी यानी जिसे आप कह लेंगे अनप्लेजेंट, ना खुशगवार स्मेल होती है। सॉल्युबिलिटी में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे पीछे भी हमने बात ये की थी कि जितने भी आपके एलिफेटिक एसिड्स हैं, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH मौजूद है और ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो ये पानी में हल हो सकते हैं बशर्ते कि इनका ये जो R ग्रुप है ना, नॉन पोलर जो ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं ये इसने कि फर्स्ट 4 मेंबर्स पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं, क्योंकि पहले 4 मेंबर में ये R ग्रुप क्या है, छोटा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन उसके बाद सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? कि उसमें मॉलिक्यूलर मास उसकी बढ़ रही है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब कि ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो ज्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती जा रही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट में। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ डाइमर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में ऐड करते हैं, किस में ले, पानी में ले, तो पानी के अंदर तो पानी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फिर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर आपस में इस तरह जुड़ते नहीं है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर लिक्विड के अंदर आप लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लें, तो फिर ये दो मॉलिक्यूल आपस में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या नीचे वाली भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो मॉलिक्यूल ऐसे साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बना के जुड़ जाते हैं, जिसको हम डाइमर कहते हैं। तो ये MCQ में आपने याद रखना है कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉइंट होगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एट साइक्लिक डाइमर, ये साइक्लिक डाइमर की शक्ल में पाए जाते हैं। और हमें कहाँ से पता चला? मॉलिक्यूलर मास से पता चला है। मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ईयर में आपको याद है चैप्टर नंबर 9 में ना हम पढ़ा था शायद कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, कि जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर कोई सल्यूट ऐड करें ना, तो सल्यूट के ऐड करने से उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है।
तो हमारे पास वहाँ पे उसके एक्सपेरिमेंट भी था, वो मेथड भी हमने पढ़े थे कि उसको यूज करके हम कंपाउंड्स का ना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सल्यूट की जो सल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर, आप सॉल्वेंट की तो बॉइलिंग पॉइंट का हमें पता है ना, या उसके नेचर का हमें पता है। सॉल्वेंट के अंदर जो आपने सल्यूट ऐड किया है उस सल्यूट के बारे में उसकी मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं उस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके। ठीक हो गए। तो यहाँ पे वो कह रहा है अब वो जब यूज करते हैं ना तो जो मॉलिक्यूलर मास निकलती है ना वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की एक नहीं निकलती, डबल निकलती है। जैसे एस्टिक एसिड है ना, अगर यहाँ CH3 हो ना तो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH है, इसकी मास है 60। एस्टिक एसिड की मास कितनी है जी 60। तो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल भी 60, तो टोटल मिला के 120 आ गया। तो कहते हैं जब हम उसमें से फाइंड करते हैं ना वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेथड से जब उसकी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बेंजीन के अंदर यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो उस वक्त जब निकालते हैं तो वो 60 नहीं आती बल्कि 120 आती। ठीक हो, क्योंकि उस बेंजीन के अंदर वो एक नहीं अकेले अकेले नहीं पाए जा रहे बल्कि दो दो मालिक्यूल इकट्ठे पाए जा रहे हैं, तो ये पूरा मिलके एक ही मालिक्यूल बना हुआ है। तो मास में फिर पूरे इन दो डाइमर है इसकी पूरी की पूरी आती है, तो इसलिए मास में फिर डबल मिलती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं पानी ले लूँ ना, पानी के अंदर इसको ऐड करूँ तो पानी के तो अपने साथ इंटरेक्शन इसकी शो होती है ना, तो पानी फिर इनको आपस में नहीं जुड़ने देता, पानी फिर अपने साथ अटैच करता है। तो पानी के अंदर अगर आप मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो वो सिंगल ही आएगी। ये MCQ में याद रखना है आपने कि पोलर सॉल्वेंट पानी के अंदर मॉलिक्यूलर मास उसकी सिंगल आती है लेकिन नॉन पोलर के अंदर डबल आती है। पास पेपर में MCQ आपका इस पे आया था एस्टिक एसिड पे, उसने कहा था द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्टिक एसिड कैलकुलेटेड बाय एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मेथड इन बेंजीन, कि बेंजीन के अंदर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मेथड से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हमने की है तो क्या आएगी एस्टिक एसिड की। तो फिर हमने एस्टिक एसिड की मास 60 होती है तो डबल करके 120 नीचे एक ऑप्शन थी उसको हमने टिक किया। ये बॉइलिंग पॉइंट उसने दिए हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इसके अंदर ये मॉलिक्यूलर यानी आइटम ज्यादा होते जाएंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जाएगा, 100 है, 118, 141। मेल्टिंग पॉइंट पे भी यही चीज आती है, लेकिन इसमें एक और ट्रेंड देखा गया वो ये कि देखे ना 3 कार्बन है ना, 3 का बॉइलिंग पॉइंट है 251 केल्विन और 4 वाले का 267 है, उससे ज्यादा है। लेकिन 5 वाले का है वो 237 है, वो कम हो गए। मतलब ये कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ती जाती है। जो ऑड नंबर वाले यानी हर इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट पिछले ऑड नंबर से ज्यादा है, लेकिन उससे अगले जो ऑड नंबर हर ऑड नंबर का जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने से पिछले ऑड वाले से कम होता है। ठीक है, यानी उसमें ये थोड़ा सा रिदम चल रहा होता है। ये आप इसमें वैसे ये इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर हायर देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एटम्स। ये MCQ के तौर पे निशान लगा लें अगर कोई MCQ इसका बनाए तो। ले जी ये तो आपका मुकम्मल हो गया। अब इसमें वो आपके ना एक्सरसाइज की क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। MCQ यहाँ पे ये कि कार्बोक्साइल ग्रुप एसिड ग्रुप जो है कंटेन्स उसमें क्या क्या मौजूद है। उसमें आप कहते हैं सर एक कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो बी ऑप्शन हमारी आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड वो होते हैं जो एलिफैटिक होते हैं। प्रोपानोइक एसिड भी प्रोपेन से बना एलिफैटिक है, एस्टिक एसिड इथेन से बना एलिफैटिक है, ब्यूटानोइक एसिड ब्यूटेन से बना एलिफैटिक है। फिथाइलिक एसिड आपको पता है एरोमेटिक है ना, वो बेंजीन रिंग था शामिल, ये आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ था। ये फिथाइलिक एसिड तो ये एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक को हम फैटी एसिड नहीं कहते, एलिफैटिक को कहते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा ये सी टिक हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके एक्सरसाइज में फैटी एसिड क्या होते हैं एग्जांपल दे दें। उसके बाद ये मुख्तलिफ कंपाउंड के ना स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब ये एक्सरसाइज का नाम भी लिखे हुए, कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए कुछ खुद ऐड करके उनको स्ट्रक्चर्स ऐड किए हुए हैं। तो ये आपने ज़रूर करने, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स वाले जो प्रेपरेशन के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला जो है ना। वैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट वैसे लिखे हुए हैं, तो आप इम्पोर्टेंट वाले ज़रूर करें उसको। बस ये एक्सरसाइज वाला तो कोई नहीं आया इसमें। चलिए ठीक है जी।